इंडिया की वो पोजीशन नहीं है कि वो डिसाइसिवली पाकिस्तान को हरा सके। दिल्ली और लाहौर जुड़े में हैं एक तरीके से। जो हवाएं वहां चलेंगी वो आपके यहाँ भी आएंगी, जो आपके यहाँ चलेंगी वो वहां भी जाएंगी। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने हमारी वाली बात आ जाती है। बोझ आप कितना उठा सकेंगे इस रिलेशनशिप का, बिकॉज आप माइंस एंड मिनरल्स में उनको उन इलाकों में इनवाइट कर रहे हैं जहाँ चाइनीज का इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है। तो मतलब कि वहाँ की जो सड़कें वड़कें भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के दिया है वो चाइनीज ने आपको बना के दिया है ना। वहां आप उन्हें कह रहे हैं भाई पीछे हटो, हम अमरीकियों को लेके आ रहे हैं। हम देखते हैं, हमारा मसला ये है कि हम अमेरिका को देखते हैं, हम उनकी गोद से उतरना चाहते नहीं हैं। हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे 72 to 80% वेपन्स चाइना से आते हैं। हमारी वेपन्स की, मिलिट्री की डिपेंडेंसी चाइना पे है। उसने इन्वेस्टमेंट करके पिछले 10-15 सालों में चाइना ने हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। अभी पर्सनल झगड़ा है। सो इस सिस्टम में मुझे ये निकलते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि राइट नाउ चूंकि लोगों की पब्लिक सपोर्ट है, हम माने या ना माने, पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक सिंपथी है। डायस्पोरा में पब्लिक सिंपथी है इमरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोरा बरकत आपसे मुखातिब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ऑथर मोहतरमा आयशा सिद्दीका साहिबा। आयशा साहिबा, वेरी मच वेलकम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। मैडम, सबसे पहले बराए मेहरबानी ये बताएं कि जो बैनुल अक़वामी हालात बन रहे हैं, और खासतौर पर जो इंडियन एयर चीफ ने 3 महीनों बाद जाकर ये कहा कि पाकिस्तान के उन्होंने प्लान्स गिरा दिए, पाकिस्तान के जहाज उन्होंने गिराए हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इंडिया को? मेरे ख्याल में इंडियन एयर चीफ को शायद बादाम बादाम खाने चाहिए, क्योंकि जब आपको 2-2.5 महीनों के बाद एक चीज याद आए तो फिर तो आपकी याददाश्त के मसाइल हैं। आ, मेरे ख्याल में, लेकिन आ, ये तो वाज ऑन अ लाइटर नोट। देखें, बात ये है कि ये शायद इंडिया अमेरिका को, ट्रम्प को सिग्नलिंग कराने की उनको जरूरत पड़ रही है कि देखिए हमारी भी कैपेसिटी है, क्योंकि अभी तक वो 5 जहाजों की ट्रम्प साहब ने बात की है। तो अब कोई पाकिस्तानी लॉसेस की बात नहीं की, तो वो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी लॉसेस भी हुए हैं वगैरह वगैरह, और उसमें F-16 का भी जिक्र है, किया है। तो इसलिए, लेकिन बात जो सबसे जरूरी है वो ये है कि दुनिया में कोई भी मुल्क जो है उसको ना ये क्लेम्स वेरीफाइबल हैं और ना किसी ने उसकी बात की है। जबकि रफाल के लॉस की, अगर आप ब्लूम्सबर्ग की कहानी पढ़ें, रॉयटर्स की शायद, जी। तो उसमें जिक्र है, जो फ्रेंच चीफ हैं उन्होंने जिक्र किया है कि जो है वो अपना, कि वो उनको इत्तलात हैं कि एक रफाल जो है वो, कम से कम एक रफाल जो है वो गिरा है। तो इस तरह पाकिस्तान का जो नुकसान, जो जिसका जो क्लेम कर रहे हैं इंडियंस, उसकी कोई वेरीफाइबिलिटी नहीं है। सर, माजरत के साथ, आप आयशा साहबा, इंडियन जो आर्मी चीफ है उनका भी ये कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और किसी भी टाइम दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये जो ऑपरेशन था, क्या ये मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो गया है? ये कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई, कंक्लूड हो गई है ये? देखिए, ये 4 डेज का नियर वॉर थी, ये कॉन्फ्लिक्ट था, वो तो खत्म हो गया है। लेकिन जाहिर है चूंकि दोनों मुमालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और जो टेंशन है उसी तरह से चल रही है, तो इसलिए जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट की फिजा है वो तो उसी तरह कायम है ना। कोई गुफ्तगू दैट वे कोई हो नहीं रही। तो और कभी भी कहीं कोई स्पार्किंग हो सकती है। सो इस वजह से जो है कि देखिए, उनका क्लेम, इंडियन क्लेम ये है कि हाँ जी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, हम इसको अभी हम जारी रखेंगे। बात ये है कि ना वो जारी
रख सकते हैं ना हम जारी रख सकते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ ये है कि टेंस है फिजा दोनों साइड से। दोनों कॉशियस है, कॉन्शियस हैं। दोनों को एक दूसरे पे शक है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है। और कोई भी चीज एग्रीवेट कर सकती है। और नाराजगी भी है, मतलब कि आर्म फोर्सेस जो हैं वो, एक पॉलिटिकल डिसीजन तो ले लिया गया सीज फायर का, लेकिन जाहिर है जो मिलिट्री है उनकी वो इतने सेटिस्फाइड नहीं है। मैं आपको याद कराती चलूं कि जब कारगिल हुआ था तो उसके बाद आपको याद अगर पड़े तो पाकिस्तान नेवी का एक एटलांटिक था हम्म। जो कि फिर जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब चला गया था, और देन इट वाज शॉट डाउन बाय द इंडियंस। तो ये जो जज्बा बदला लेने का, ये फिर रहता है फिर। और जब ऐसी चीज हो, दोनों साइडों पे हो, हमारे जो चीफ हैं वो भी कहते हैं कि जनाब इंडिया की ऐसी की तैसी उनको सबक सिखाएंगे। हम ईस्ट से घुसेंगे और पहले ईस्ट पे हम करेंगे और फिर आगे जाएंगे, और 10 मिसाइल डेमो पे मारेंगे, वगैरह वगैरह। तो जब दोनों साइडों पे हॉकिशनेस हो तो स्पार्किंग की गुंजाइश तो रहती है ना। और खास तौर पर इंडियन चीफ की ये स्टेटमेंट कि जंग अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। फिर इंडिया जो हथियार खरीद रहा है इमरजेंसी बुनियादों पर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये हथियार दुनिया से खरीद रहा है, इंडिया शर्मिंदा खुद को महसूस कर रहा है, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। वो नेशनल एक मोराल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो इंडिया का नीचे आया इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद। देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव उनसे हैंडल नहीं हुआ, लेकिन ये कोई जंग हारे नहीं है। पहले तो ये कोई जंग नहीं थी। दिस जी। वॉज अ नियर वॉर। ठीक ठीक। है। उन्होंने गेन्स कुछ किए, कुछ हमने गेन्स किए। हमने उनके 5 जहाज गिराए। लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट्स एक्वायर किए, फिर आपके 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती, ये कोई ऐसी जंग नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट था। तो देखें, और बात यह है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कंट्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट सब वेपन्स खरीदते हैं। ये नहीं है मैं कि आप लोग जिस तरह से मीडिया, आपको समझ वमझ तो आती नहीं है, आप लोग फुदकने लगते हैं। देखें, बात यह है कि जब जंग शुरू हुई है उससे पहले भी उनके यहाँ बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी। इंडिया की वो पोजीशन नहीं है कि वो डिसाइसिवली पाकिस्तान को हरा सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनने अपनी डेफिशिएंसीज जो नजर आई उसको फिल करने के लिए वो वेपन्स खरीदेंगे, बट कोई मेजर वेपन सिस्टम्स तो वो नहीं ले रहे। उनके पुराने ऑर्डर्स चल रहे हैं नेवी के लिए, रफाल्स वो खरीद रहे थे वही आ रहे हैं। कुछ नए ऑर्डर्स प्लेस उन्होंने एयरफोर्स के लिए किए हैं। लेकिन ये कोई अगले दिन सुबह उठेंगे तो ये नहीं कि जहाज पहुंच जाएंगे। जहाजों को आते आते 3 4 5 साल लग जाते हैं। लेकिन आपका ये कहना है कि कोई एमिनेंट थ्रेट नहीं है जंग के हवाले से। देखें, मे बी नेक्स्ट 2 इयर्स में होगी। ठीक है। होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा इमीडिएटली। ये ट्रंप क्यों इनसे नाराज है मैडम इंडिया से? देखें, ट्रम्प की और उनकी बहुत सारे मसाइल हैं। जी। जाहिर है टॉप पे तो ईगो का मसला है, क्योंकि हम जो है वो बहुत बूट पॉलिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी वाह वाह, आपने नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम दे दिया। इंडिया तो इनकारी है कि जी बहुत ज्यादा मेजर कोई रोल प्ले नहीं किया। दूसरा देखें, दूसरी आप एक चीज देखें कि इंडिया का हमारे उनका सिंगल डिजिट है जी। ट्रेड का। हाँ। अमेरिका के साथ उनके डबल ट्रिपल डिजिट है। जी। और उसमें जो अमेरिका उनसे मांग रहा है, ट्रम्प चाह रहा है, वो एग्रीकल्चर और डेयरी में उनसे कंसेशंस चाह रहे हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे मोदी हो, मैं कहती हूँ कोई और भी बंदा लीडर हो इंडिया का, मनमोहन सिंह भी होते, वो भी, कोई भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कंसेशंस देना अमेरिका को। सो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर ये है कि उनको एतराज है कि जी ऑयल ले रहे हैं रशिया से,
लेकिन बात यह है कि बाइडेन के जमाने से ये शुरू हुआ, उसमें इंडिया को ये कंसेशन बाइडेन ने तो डेफिनेटली दी। और बात यह है कि वो सारा कंज्यूम इंडिया में थोड़ी हो रहा है ऑयल। वो ऑयल पहले आपने, अमेरिका ने यूरोप को कहा मत खरीदो रशियन ऑयल, तो फिर इंडिया खरीदता था, प्रोसेस करता था, प्रोसेस ऑयल यूरोप को बेचता था। तो बात यह है कि सिर्फ एक बेनिफिशियरी इंडिया थोड़ी है, यूरोप भी बेनिफिशियरी है। सो अमेरिका जो है वो अपना जो है चाह रहा है कि इंडिया को जरा दबाए, अपनी मर्जी से उनको चलाए। ट्रम्प डेफिनेटली इज नॉट इम्प्रेस्ड विद मिस्टर मोदी, हम्म। और वो समझता है कि वो इंडिया को दबा सकता है, देयरफॉर वो एक टेंशन है रिलेशन में। लेकिन ये एक वाइडर एक रिलेशनशिप है, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, इसमें मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है। सो इंडिया डील कर रहा है अमेरिका के साथ। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर वो वैसे इस चीज को लेकर एक नैरेटिव मौजूद है जो मीडिया खासकर डिस्कस कर रहा होता है कि चूंकि हमने मिलिट्री ऑपरेशन में इंडिया को बैक ऑफ कर दिया, इस वजह से ट्रंप ये समझ रहा है कि इस खित्ते के अंदर जो वाहिद एक इस वक्त फोर्स है वो पाकिस्तान है। वी हैंडल डोनाल्ड ट्रंप वेरी वेल। क्या ये बात दुरुस्त है कि हम ट्रंप को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाने में कामयाब हुए? देखिए, हमारा इश्क जो ट्रम्प के साथ है, तो ट्रम्प बिल्कुल पागल आदमी है। अच्छा। आपने देखा ना जेलेंस्की के साथ, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ, पहले उसने क्या उसकी बेइज्जती की, जी। फिर उसके बाद पुतिन के साथ नाराजगी की। पुतिन को जिस तरह हमारे चीफ साहब न्यूक्लियर न्यूक्लियर की धमकियां देते फिरते हैं, ये शायद उन्होंने ट्रम्प साहब से ही सीखा है। ट्रम्प साहब भी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। पुतिन को कहा, बल्कि पुतिन ने कहा कि भाई माइंड योर लैंग्वेज, ध्यान से जबान इस्तेमाल करो। तो एक तो ट्रम्प बहुत ही अजीब दीवाना आदमी है। दूसरा ये है कि हमने उसकी फैमिली के साथ, मतलब ये कि वो बिलाल बिन साकिब के थ्रू आपने क्रिप्टो, अब बात ये है कि क्रिप्टो की ये सारी अपने दाने डाले हुए हैं, जिसका आपकी अपनी इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पाकिस्तान आज के दिन में क्रिप्टो माइनिंग के लिए आपको जिस रेट पे बिजली प्रोवाइड आपको करनी है टू मेक इट फीजिबल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए, वो आप कर ही नहीं सकते। आपकी तो बिजली महंगी है, बिजली बहुत है लेकिन महंगी है। हम्म। आपके अपने खित्ते में इंडिया $3 पर यूनिट प्रोवाइड कर सकता है, बाकी मुल्क कम रेट पे दे रहे हैं। आप तो 6-7, आप सब्सिडाइज भी करें तो 6-7 या 7-8 डॉलर से नीचे आप दे नहीं सकते। तो इट डजेंट मेक इट फीजिबल। लेकिन आपने एक दाना डाला हुआ है, माइन एंड मिनरल्स, आप कह रहे हैं जी आए आके करें। हाँ। तो इस वक्त आपसे ट्रम्प खुश है बिकॉज आप, लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। देखे ना आप, जी, एग्जैक्टली। के पास पैसे, आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप सऊदी अरेबिया से मिन्नत समाजत करते हैं। आपका आर्मी चीफ जा रहा होता है सऊदी अरेबिया, आपका प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है, आपका फॉरेन मिनिस्टर जा रहा होता है, और फिर वो आपको डेफर्ड पेमेंट पे दे देते हैं, आपकी माफी हो जाती है। अमेरिका से अभी आपने जो ऑयल डील साइन की है, उसमें तो आप एलसी खोलेंगे तो तेल आपको मिलेगा, और यहाँ को डेफर्ड शेफर्ड पेमेंट की फरमाइश आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। देखिए, आपको, आपकी शायद जरूरत उसको टेम्परेरीली अमेरिका को, ट्रम्प को है, यूक्रेन के सिलसिले में है, उसको चाइना के सिलसिले में है, सेंट्रल एशिया पे उसकी नजरें हैं, ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो आपको साथ लेके चलना चाह रहा है मिडल ईस्ट के सिलसिले में, क्योंकि अगर अब्राहमिक एकॉर्ड्स कहीं भी आगे मूव करते हैं तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बने। अभी जो चीफ साहब गए हुए थे फ्लोरिडा, तो उसमें 8 और चीफ भी थे उस सेरेमनी में, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस का चीफ भी था। जी। सो बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं फ्रॉम मिडल ईस्ट, यानी कि ईरान इमीडिएटली, उनको ईरान पे इंटेलिजेंस चाहिए, ईरान के साथ गुफ्तगू चाहिए।
तो उसके लिए आपकी एक जरूरत है. इज इट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी? इज अ क्वेश्चन मार्क. इसका बोझ आप कितना उठा सकेंगे इस रिलेशनशिप का, बिकॉज आप माइंस एंड मिनरल्स में उनको उन इलाकों में इनवाइट कर रहे हैं जहाँ चाइनीज का इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है. तो मतलब कि वहाँ की जो सड़कें वड़कें भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के दिया है वो चाइनीज ने आपको बना के दिया है ना. वहां आप उन्हें कह रहे हैं भाई पीछे हटो, हम अमरीकियों को लेके आ रहे हैं. तो वो जो बैलेंसिंग है आप करनी आपको पड़ेगी, वो कोई आसान काम नहीं है. सो आज के दिन में, बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ, नॉट नेसेसरली बिकॉज आपने जो तीर मारा है, आप समझते हैं जी आपने प्रूव कर लिया बहुत बड़ी पावर है, एक तो ये प्रूव हुआ नहीं है. दूसरी ये है कि इंडिया ने कुछ गेन्स किए, आपने कुछ गेन्स किए. ना इंडिया इंटरेस्टेड था बहुत पुश करने के लिए वॉर को, ना आप इंटरेस्टेड थे. बिकॉज एंड ऑफ द रोड ऑफ अ कन्वेंशनल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट. और आपकी सामीन को भी पता, सुनने वालों को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स पटाखे नहीं होते. खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ऑफ हैंडेडली बात करते हो, नहीं जी फिर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे. तो भाई जरा जाके हिरोशिमा और नागासाकी की तारीख पढ़ लें. कई कई साल लगे थे, पूरा डेकेड लगा था, जब रेडियो एक्टिविटी की वजह से लोगों को कैंसर होते थे, डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते थे. तो क्या आप ये सब भुगतने को तैयार हैं? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ तो करे। जी। नहीं जी नहीं, अल्लाह माफ हम उन गुनाहगारों को करे जो हम इतने फजूल तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र करते हैं, जैसे ये वाकई चलाए जा सकते हैं. डिटेरेंस होती है, डिटेरेंस है कि भाई है हमारे पास, हम चलाएंगे, लेकिन आप चला चला सकते नहीं हैं. दिल्ली और लाहौर जुड़े में हैं एक तरीके से. जो हवाएं वहां चलेंगी वो आपके यहाँ भी आएंगी, जो आपके यहाँ चलेंगी वो वहां भी जाएंगी. सो आप इतना ऑफ हैंडेडली हमें इन वेपन्स के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए. सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी शुड नॉट फॉरगेट, कि इस एस्केलेशन, एक लेवल की एस्केलेशन के बाद दोनों इंटरेस्टेड थे डी एस्केलेट करने में. जी अच्छा। जी तो कमलेश। लेट मी वेरी वेरी, तो बात यह है कि ये जो अब देखें ना, अब अपनी आवाम को तो आप जो कुछ भी सुनाएं कि जी अमेरिका हमसे इम्प्रेस है इसलिए हमसे बात कर रहा है, आप देखें, आप जाके उनको, उनकी फैमिली, और ट्रम्प भी उतना ही करप्ट है जितने आपके पॉलिटिशियंस करप्ट हैं. तो उसकी फैमिली को आप, हमारे लोग जो है वो, जब पहलगाम हुआ उससे 2-2.5 महीने पहले दुबई अबू धाबी में जो खबरें हैं, वो ट्रम्प के बेटे को अबू धाबी वगैरह में मिले थे. उनके पार्टनर्स हैं विटकॉफ वगैरह, जिनको आप बुला रहे हैं, उनको कह रहे हैं जी आए क्रिप्टो पाकिस्तान में, माइंस एंड मिनरल्स पाकिस्तान में. तो इस वक्त आपने उनको अट्रैक्ट किया हुआ है. ये रिलेशनशिप अपनी जगह पे है, इंडिया अमेरिका का के रिलेशंस अपनी जगह पे हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस अपनी साइड पे हैं. उनके यहाँ जो लग रहा है या जो नजर ये आ रहा है कि जी उनसे डिप्लोमेसी हुई नहीं, इसलिए कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर लिया था इंडिया ने दिल्ली वॉशिंगटन रिलेशंस में, हम्म। और बहुत उम्मीदें लगा के मोदी जी बैठे थे कि पता नहीं कितना याराना होगा और क्या हम जाएंगे. बट जो ट्रम्प है, ये एक ऐसा लीडर आया जिसका जहन में जो मैप है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, वो बड़ा डिफरेंट है. वो उसी को मालूम है, या खुदा को मालूम, या उसको मालूम. वो अमेरिका, वो सॉरी, रशिया के साथ भी वो चाह रहा है, एक उसको, उसके साथ चेंज करना चाह रहा है रिलेशनशिप को. वो यूक्रेन की भी का भी जो निगोशिएट कर रहा है, वो कह रहा है जी थोड़ा दे दो लैंड. तो इस किस्म की वो उसके उसके जहन में एक तस्वीर है. तो क्वाड शॉट जो है वो पीछे चला गया है.
विच इज टेकन अ बैक स्टेप। हम्म। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो रिलेशंस हैं वो इंडिया अमेरिका के शेकी हुए में, बट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। उसकी वजह टॉप पे हम नहीं है। ठीक है। अब अच्छा, यू आर वेरी राइट मैडम। जो इंडिया का शाइनिंग इमेज वाला जो एक बकायदा से उसका एक पोस्टर दिखाया गया था, इसमें अमेरिका ने बड़ा फेवर किया, उन्हें बड़ा हेल्प किया और बड़े लंबे टाइम तक वो अमेरिका से और वेस्ट से फेवर्स लेते रहे हैं। अब मुझे ये चीज समझाएं कि ये जो हमारा अमेरिका के साथ शुरू हुआ है, क्या इसमें कुछ हम गेन्स कर सकते हैं? हमारा कुछ गेन होगा, या फिर मादी की तरह हम हमेशा कंक्लूड कर देंगे, जिस तरह मुशर्रफ अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जब मुझे हेलीकॉप्टर्स की भी या जंगी तैयारों की भी जरूरत थी तब भी मुझे सीआईए ने नहीं दिए और कभी भी सपोर्ट नहीं किया उस तरह से? या हम कंक्लूड करेंगे अगेन कि हम अमेरिका को अंडरस्टैंड नहीं कर सके? देखें, आई डोंट थिंक कि मैं तो समझती हूँ कि बड़ा अमेरिका को हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमें पता है फौज के साथ हमारे, फौज, मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे खासे अच्छे रिलेशंस रहे हैं। दरमियान में कोई एक, मैं समझती हूँ 6-7 साल का पीरियड आया वॉर ऑन टेरर का, जिसमें जो एक्टिव ड्यूटी फौजी थे उनने देखा कि पाकिस्तान की फौज दिन में हमारे साथ होती है, रात को तालिबान के साथ होती है। तो उनने जाहिर है देयर वाज मिसट्रस्ट। हमारे साथ कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के वादे उन्होंने हमेशा जिंदगी भर साथ रहने के, प्यार मोहब्बत के वादे उन्होंने कभी भी नहीं किए। इट्स अ बिग पावर, इट हैज इंटरेस्ट। आप हमेशा से साउथ एशिया में अमेरिका का इजराइल बनने की आपकी ख्वाहिश रही है, आपका वो स्टेटस नहीं है, सो इसलिए वो वहां रह जाती है। अब आपने कहा जी फायदे उठाए, जो आपने देखे, मेरा इशू आपकी लैंग्वेज के साथ है, आपके सवाल की लैंग्वेज के साथ। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया इज अ बिग कंट्री, जी। हमारा बिल्कुल दुश्मन मुल्क है, हमें नापसंद है उसके साथ, पसंदीदगी है, उनके हॉकिश बिहेवियर से हमें प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह है, बड़ा मुल्क है। उन्होंने प्रेजेंट किया कि भाई हम चाइना को अपोज कर सकते हैं, वी कैन compete विद चाइना। अमेरिका की जरूरत थी कि एक साउथ एशिया में दे वर लुकिंग फॉर अ कंट्री जो कि एटलीस्ट उसका स्टैचर बिल्ड वो कर सके। सो इंडिया वाज द ऑप्शन। उसमें उन्होंने डिफेंस डील्स ये वो वगैरह की। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, हमारी वाली बात आ जाती है। फिर बात यह है कि आप ये देखें कि उनकी इकोनॉमी की वजह से वो यूरोप के साथ, बर्तानिया के साथ ट्रेड डील्स कर सकते हैं। अब यूके, मैं आपको बता दूं कि यूके इंडिया की जो ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कोई 10 साल से निगोशिएट हो रहा था, एक दिन में नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान ने भी नाराजगी का इजहार किया था कि जी वही ट्रेड डील हमारे साथ भी करो जो कि इंडिया के साथ कर रहे हो, तो लंदन ने कहा था कि भाई उनके साथ तो कब से निगोशिएशन चल रही है, आप भी बैठ के करें। आप तो सऊदी अरेबिया के साथ डील नहीं कर सकते। आपने यही बताया था ना, हाँ। जनरल साहब ने भी बताया था और हमारे बहुत और लीडरों ने, कि जी बस यूं इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरेबिया की और वो आ रही है यूएई की। कहाँ है वो? आपके साथ तो आपके दोस्त ममालिक, मुसलमान ममालिक जो है आपके खित्ते के, वो ट्रेड डील्स नहीं कर रहे। यहाँ यूके को, बिकॉज ये ब्रेक्सिट से निकला, इसको जरूरत थी। इनफैक्ट उल्टी कहानी है, दे वर बेगिंग कि इंडिया ट्रेड डील करे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन का साइज बड़ा है। फ्री सो मार्केट। बात यह है कि इट इज, एंड करंटली इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी 90s में, 97 तक बहुत ऊपर गई। फिर मनमोहन सिंह के आखिरी दिनों में इट्स स्टार्टेड टू स्लिप बैक। अब वो स्कीम है कि 6% ग्रोथ होगी,
but nothing in comparison to say China. You're right. ठीक है. Now, but it's still a big economy and it's still performing better. हमसे तो बेहतर वो परफॉर्म कर रहे हैं. हम तो कहते हैं जी 4% ग्रोथ रेट, लेकिन एक्चुअली आईएमएफ ने आपको कहा है कि जी 3%, 3.2% से ज्यादा आप फुदके ना, इससे ज्यादा आप जा नहीं सकते. सो बात यह है कि उनके प्रॉब्लम्स, उनके बेनिफिट्स और उनके जो सेटबैक इन अ रिलेशनशिप, उसके रीजंस भी बहुत हैं, डिफरेंट हैं, कॉम्प्लेक्स. इट्स ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया. हमारे जो है रिलेशनशिप, उसकी अपने मसाइल हैं. हम देखते हैं, हमारा मसला ये है कि हम अमेरिका को देखते हैं, हम उनकी गोद से उतरना चाहते नहीं हैं. हम वेस्टर्न जो एक सिक्योरिटी, जो एक साइकिल है, हम उसके अंदर रहना चाहते हैं, सो निकलना नहीं चाहते. हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे 72 to 80% वेपन्स चाइना से आते हैं. हमारी वेपन्स की, मिलिट्री की डिपेंडेंसी चाइना पे है. उसने इन्वेस्टमेंट करके पिछले 10-15 सालों में चाइना ने हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लेकिन आप उसको टोटली उसकी गोद में भी नहीं बैठना चाहते. अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बैलेंस रखना चाहते हैं. लेकिन मसला ये कि हमारा चाव जो है ना वेस्ट के साथ घुसने का, वो भी बहुत है. और अमेरिका की हमें जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि इस वक्त अमेरिका हमें जो पैसे दे दिला रहा है वो मेनली थ्रू आईएमएफ हमें कंट्रोल करता है. तो आईएमएफ की वजह से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी पुअर है, हमें जाना पड़ता है. ये हमें बैलेंसिंग जो है वो करनी पड़ती है. सो दीज आर टू डिफरेंट रिलेशनशिप्स. आप के अगर आप तेल मंगा रहे होते रूस से और अमेरिका कहता खबरदार, तो आप फौरन उसी वक्त रख देते. इंडिया ने कहा कि जी जाओ, हम तो मंगवाएंगे तेल. बड़ी इकोनॉमी, लेस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. नुकसान उनको होगा टैरिफ से, क्योंकि इस वक्त फिलहाल में 3-4 मुल्क हैं, ब्राजील, लेसोथो, इंडिया, शायद एक आध और, जिसपे इतना 50% टैरिफ लगा हुआ है. नुकसान भी उनको होगा, लेकिन आई एम श्योर दे विल सर्वाइव. ये अच्छा, ये जो बैलेंस है ये हमेशा क्वेश्चनेबल हो जाता है चाइना और अमेरिका के दरमियान. अच्छा, एक और डिस्कशन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने शुरू करवाई है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के आम पर्सनैलिटीज की पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टीज का. ये खयाल साहब ने कल कहा कि मैं नाम ले लूंगा, ये दुरुस्त बात कर रहे हैं कि पुर्तगाल के अंदर पाकिस्तान की जो एलीट है उन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट की है और ये पाकिस्तान से पैसे लेकर वहां पर जायदादें खरीद रहे हैं. आई थिंक पिछले कुछ सालों में पोर्चुगल का था एक, आई थिंक उनकी एक स्कीम थी, वो अब भी शायद चल रही है, कि आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीदें 5 लाख यूरो तक की, कीप इट इन्वेस्टेड, एंड आपको मिल जाता था कि उनका जो ग्रीन कार्ड के इक्विवेलेंट. और 5-6 सालों में फिर आपको यूरोपियन पासपोर्ट भी मिल जाता है. तो होंगी बिल्कुल उसी तरह के आपके बिजनेसमैन, आपके पॉलिटिशियंस, उनकी प्रॉपर्टियां इधर उधर हैं, यूरोप के बाकी ममालिक में हैं. तो और दुबई में आपकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि पिछले दिनों एक दफा आई थिंक निकला था कि अ, देखें, एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है. जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जहां किसी को नहीं पता कि अगला दिन मेरा कैसा होगा, वहां इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि लोग चाहते हैं कि आप अपने लिए एक ऑप्शंस क्रिएट करें, अपनी औलादों के लिए ऑप्शंस क्रिएट करें. सो लोग जाते हैं, इंडिया से भी लोग जा रहे हैं. सो अगर आप दुबई में देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट.
इंडियन भी और पाकिस्तानी भी लोग जा रहे। सो एक इंस्टेबिलिटी जो है वो लाती है ऐसी चीज। तो अगर लिस्ट निकाल देंगे तो कोई तीर नहीं मारेंगे, क्योंकि ये तो एक ट्रेंड है हमारा, कब से चल रहा है। वन लास्ट कमेंट मैडम, आप इमरान खान के ऊपर कीजिएगा। आपको जी। इमरान खान पाकिस्तान के जो मौजूदा डायनामिक्स हैं, पॉलिटिकली भी और इंटरनेशनली भी, आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान कहीं ना कहीं पर फिट हो रहे हैं, या इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकलेगा, या इमरान खान जब हम्म, अदालतों के जरिए बाहर आएंगे? इमरान खान का आखिरी फाइनल आपको क्या समझ आ रही है कि फाइनल हल क्या है खान का? ना, देखें, जब तक ये मिलिट्री लीडरशिप है, ये झगड़ा पॉलिटिशियंस का थोड़ी है। ये तो मिलिट्री लीडरशिप वर्सेस इमरान खान है। तो इमरान खान, अ, चूंकि देखें, हो ये रहा है कि जितनी पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम क्या है सर, इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी 3 साल में ना चीफ साहब से रिवाइव हो रही है, ना ये जो गवर्नमेंट वो लेके आए 2024 की रिगिंग करवा के उससे हो रही है। एंड लोगों में जो अ, तंगी है लोगों के दिल में, उसकी वजह से। एंड मजे की बात यह कि करप्शन भी उसी तरह हो रही है। एग्जैक्टली। सो उसकी वजह से लोग तंग हैं, लोग एक नई लीडरशिप चाहते हैं। अब मसला ये है कि हमारे सामने कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप का नाम आता ही नहीं है। या तो कोई निकले ना। देखें, पाकिस्तान का एक और क्राइसिस भी रहा है कि यहाँ ऑर्गेनिक लीडरशिप कभी तैयार हुई नहीं। हर बड़ा लीडर जो है वो जीएचक्यू के वतन से निकला है। माजरत के साथ, जुल्फकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ और फिर इमरान खान। लेकिन जब झगड़ा हो जाता है तो लोगों का तो कसूर नहीं है ना। मतलब कि लोग बेचारे उम्मीद लगा के बैठते हैं, और उनका ख्याल ये है कि उनकी, देखें, उनकी तलाश है ऑल्टरनेटिव लीडर की। जो एवरेज पाकिस्तानी है वो एक नया पाकिस्तान चाह रहा है। एक एवरेज पाकिस्तानी को नजर आ रहा है कि सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स अलग नहीं हैं, ये दोनों करप्ट हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, एंड बोथ आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अच्छा यार लीडर है, अब वो जेल में पड़ा है, उनको लगता है कि यार ये शायद आएगा, बेहतर कर देगा, फौज को काबू कर देगा। मेरी अपनी कोई ऐसी मुझे उम्मीद है नहीं। उसकी वजह यह है कि अ, जो एक गुफ्तगू पीटीआई के अंदर होनी चाहिए, एक है ना जी, पकड़ धकड़ मार पीट, इसको हटाओ उसको हटाओ। एक स्ट्रक्चर्ड तमीज के दायरे में गुफ्तगू आप अपनी पार्टी में भी हो सकती है कि भाई मिलिट्री को हम पुश बैक कैसे करें। इसको खत्म आप खत्म नहीं कर सकते। मिलिट्री को आप इसको अकाउंटेबल बनाएंगे, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली थ्रू पार्लियामेंट आप इसको पीछे करेंगे। उसके लिए जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो तो पार्टी में कहीं नहीं है ना। सिर्फ ये एक उम्मीद है कि इमरान खान आएगा तो ठीक कर देगा। भाई किस तरह, कोई हथौड़ी लेके तो आप सर नहीं काट सकते ना। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उनके सिस्टम उनके जहन में है नहीं। सिर्फ ये है कि अच्छा, जब मैं आ जाऊंगा तो मैं इसको ले आऊंगा उसको ले आऊंगा। सब जर्नैल एक जैसे हैं, कोई एक से बेहतर नहीं है, कोई एक से बदतर नहीं है। अभी पर्सनल झगड़ा है। सो इस सिस्टम में मुझे ये निकलते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि राइट नाउ, चूंकि लोगों की पब्लिक सपोर्ट है, हम माने या ना माने, पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक सिंपथी है। डायस्पोरा में पब्लिक सिंपथी है इमरान खान के साथ। तो उस सिलसिले में प्रॉब्लम ये होती है कि फिर इनको, एंड एक ये है कि रिलाय नहीं करते इमरान खान पे कि अच्छा हम इसको छोड़ देंगे, बट इसकी गारंटी कौन देगा।
उस सूरत में, ऐसी सिचुएशन में मुझे ये निकलते नजर नहीं आते। देखिए ना, अभी तो हमारे चीफ साहब ने अमेरिका में एक तीर मारा है कि उन्होंने कन्विंस किया है स्टेट डिपार्टमेंट को, बीएलए को, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड जो है उसकी, उसको उन्होंने टेररिस्ट लिस्ट में डलवाया है। विच मीन्स कि कम्युनिकेशन है। तो जो एक पहले खदशे थे, पहले 1 डेढ़ साल में जीएचक्यू को, कि शायद अमेरिका से ट्रम्प आए तो उनकी सपोर्ट बेस जो है, जिसमें पीटीआई वाले बहुत शामिल हैं, वो भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अमेरिका से एक डंडा आएगा पाकिस्तान को कि छोड़ो इसको, तो छोड़ देंगे। वो मुझे अब होता मजीद नजर नहीं आता। सो ऐसी सिचुएशन में इमरान खान अंदर बैठे हैं। जितनी देर या वो हार मान लें और कहें कि बस मैं भाई रिटायर हो रहा हूँ पॉलिटिक्स में, घर बैठूंगा, तस्बीह करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो जब तक एश्योर्ड गारंटीज नहीं होंगी, तो मुझे तो छुट्टे अगले 2 साल, तो जितने साल आसिम मुनीर साहब हैं, मुझे तो ये कहीं जाते नजर नहीं आते।